सरसरी मुतालिया। अफसाना अनार के 14 दाने। मुसन्निफ डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसके महबूब अली, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कलवकुर्ती, जिला नागर कर्नूल। इंटरमीडिएट साल अव्वल निसाबी किताब मेयारे अदब उर्दू के 125वें सफ़े पर मौजूद अफसाना अनार के 14 दाने का सबक लेकर आज आपके सामने हाजिर हूं। अजीज तलबा व तालिबात, आज का सबक अफसाना अनार के 14 दाने पढ़ने से पहले इस अफसाने के मुसन्निफ डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर का तारुफ पढ़ते हैं। डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर 1905 ईस्वी में हैदराबाद के महल शाहगंज में पैदा हुए। उनका सिलसिले नसब सैयद अहमद कबीर रिफाई तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम सैयद गुलाम मोहम्मद शाह कादरी अर रिफाई था। उन्होंने मदरसा दारुल उलूम और फिर सिटी हाई स्कूल और उस्मानिया कॉलेज में आला तालीम हासिल की। 1925 ईस्वी में बीए और 1927 ईस्वी में एमए किया। 1927 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए और 1929 ईस्वी में लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जोर दक्कनी ज़बान और अदब और तहजीब के बड़े सदरशनास थे। उन्हें सरजमीन दक्कन से वालहाना मोहब्बत थी। उन्होंने दक्कन के कई गुमनाम फनकारों को मंजर आम पर लाया। वो माहिर लिसानियात, मुहक्किक, अदीब और शायर ही नहीं बल्कि कई गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। वो इदारा अदबियात उर्दू के बानी थे। उन्होंने दक्कनी अदब की बाजियाफ्त को एक तहरीक और मुहिम बना दिया। उनकी किताब रूह तनकीद फन तनकीद पर पहली किताब है जो 1925 ईस्वी में उनकी तालिब इल्मी के जमाने में शाये हुई। 1929 ईस्वी में उर्दू शहपारे तसनीफ की। लिसानियात पर उनकी अव्वलीन किताब हिंदुस्तानी लिसानियात अहमियत की हामिल है। वो इंशा पर्दाज और अफसाना निगार भी थे। तिलिस्म तकदीर, सहरे गोलकुंडा और गोलकुंडा के हीरे उनके अफसानवी मजमुए हैं। कुलियात कुली की तदवीन उनका अहम अदबी कारनामा है। उसके अलावा उर्दू के असालीब बयान, फन इंशा पर्दाजी, हिंदुस्तानी सौतियात, अहद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, दक्कनी अदब की तारीख, सरगुज़िश्ते हातिम, दास्तान अदब हैदराबाद, महमूद गजनवी की बज़्म अदब, हैदराबाद परखंदा बुनियाद, मीर मोमिन के अलावा मुरक्का सुखन, फैज़ सुखन, कैफ सुखन और मताए सुखन जैसे शेरी इंतखाबात शाये किए। इदारा अदबियात उर्दू की कलमी किताबों की फहरिस्त 6 जिल्दों में शाये की। उन्होंने माहनामा सबरस को जारी किया जो आज भी जारी है। डॉक्टर जोर का इंतकाल कल्ब पर हमले की वजह से 24 सितंबर 1962 ईस्वी को बमकाम कश्मीर हुआ और वहीं मदफून हुए। शामिल निसाब कहानी डॉक्टर जोर के अफसानवी मजमुआ शेरे गोलकुंडा से माखूज है। अजीज तलबा व तालिबात, अफसाना अनार के 14 दाने को पढ़ने से पहले अफसाने के किरदार पर एक नजर डालते हैं और अफसाने से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर जोर ने इस अफसाने में 3 किरदार पेश किए। एक है अबुल हसन कुतुब शाह, जो कुतुब शाही सल्तनत का 8वां और आखिरी बादशाह था। और एक किरदार है हजरत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि अलैह, जो हैदराबाद के एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। और अबुल हसन कुतुब शाह
حضرت شاہ راجو خطال کا مرید تھا اور حضرت شاہ راجو خطال نے ہی ابو الحسن قطب شاہ کو تانا شاہ کا لقب دیا. چندہ شاہ یہ حضرت شاہ راجو خطال کا مرید اور ابو الحسن تانا شاہ کا قدیم دوست تھا اور فقیر تھا اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانقاہ میں رہا کرتا تھا. ڈاکٹر زور نے اس افسانے میں جگہ جگہ بادشاہ کے محل کی منظر نگاری اور محل میں موجود امراء وزراء کی جانب سے بادشاہ کی قدردانی کا تذکرہ کیا اور اس دور کے بادشاہ کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے ابو الحسن تانا شاہ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا. ڈاکٹر زور نے لکھا ہے کہ حیدرآباد کی موسیٰ ندی کے کنارے 4 محل کی تعمیر کے بعد دکن کے بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ اس محل میں منتقلی کی تیاریوں میں مصروف تھا تو اس وقت اس کے پیر و مرشد حضرت شاہ راجو خطال اپنے مرید چندہ شاہ کے ذریعے ایک انار ابو الحسن تانا شاہ کو بھیج کر اسے مکمل کھلانے کا حکم دینے پر چندہ شاہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر وہ انار دیتا ہے اور پیر و مرشد کا حکم بھی سناتا ہے. بادشاہ اپنے پیر و مرشد کی جانب سے بھیجے گئے انار کی قدر کرتے ہوئے انار سے 5 دانے لے کر منہ میں ڈالتا ہے مگر وہ انار کے دانے کھٹے ہونے پر بڑی مشکل سے ان دانوں کو نگلتا ہے کیونکہ یہ انار اس کی پیر و مرشد کے بھیجے ہوئے تھے. فقیر چندہ شاہ اپنے بادشاہ دوست کو بار بار اصرار کرنے پر مزید دانے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بقیہ انار بعد میں کھا لوں گا, لیکن فرمانبردار مرید کو اپنے پیر و مرشد کے حکم کا خیال آتے ہی بقیہ انار کو بعد میں کھانے کے بارے میں اپنے پیر و مرشد سے اجازت طلب کرنے کے لیے خانقاہ کو جاتا ہے. پیر و مرشد دریافت کرتے ہیں کہ تانا شاہ نے کتنے دانے کھائے تو چندہ شاہ کہتا ہے کہ 14 دانے کھائے. تو حضرت شاہ راجو خطال کہتے ہیں کہ تانا شاہ کی قسمت میں 14 سال کی بادشاہت لکھی ہوئی تھی. ابو الحسن تانا شاہ نے حقیقت میں 14 سال کی حکمرانی کی تھی. عزیز طلبہ, آئیے اب ہم نصابی کتاب میں موجود سبق کا آغاز کرتے ہیں. کیا رسیلی آواز آ رہی ہے؟ گولکنڈہ کے محبوب بادشاہ نے آخری کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے کہا. داد محل کا دیوان خانہ خوش وضع امیروں اور سلیقہ مند خدمت گزاروں سے معمور تھا. بادشاہ کی پوشاک, تخت گاہ کی آرائش, قالینوں کی رنگا رنگی, پردوں کے نقش و نگار, امیروں کی حفظ مراتب, درباری آداب, خادموں کی مستعدی, غرض ہر چیز اور ہر بات میں ایک خاص شائستگی اور سنجیدگی نمایاں تھی. جب مادنہ نے تمام کاغذات سمیٹ لیے اور بادشاہ صبر آزما تحریری کام سے فراغت حاصل کر چکا تو امراء عزام کی طرف ایک متبسمانہ نگاہ ڈالی. اس اثنا میں نغموں کی بھی کچھ دھیمی دھیمی لیکن سریلی آوازیں آنے لگی تھی. کیا رسیلی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس کی زبان سے استفسار کے طور پر پھر نکلا. میر بخشی سر جھکائے, نگاہیں نیچی کیے اور ہاتھ باندھے ہوئے آگے کی طرف بڑھا اور مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا, بندہ پرور, 4 محل کے حوض کے اطراف دھمس کی جا رہی ہے. مور اور مورنیوں کے گانے کی آواز ہے. محنت و مشقت کو عیش و عشرت بنا لینے کا کیا بہترین طریق ہے. بادشاہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمرہ کا سلام لے کر بالا خانے کی طرف بڑھا. مقربان خاص ساتھ ہو گئے اور حضور ان کے دھمس کرنے میں بھی کچھ ایسی دلکشی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا گھنٹوں محو ہو جائے. ایک مقرب خاص نے آہستہ سے قریب پہنچ کر عرض کیا, تم کو تو ناچ کا لطف آتا ہو. بادشاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا. بالا خانے سے 4 محل کی تمام نئی نئی رنگین عمارتیں ہتھیلی بھی نظر آ رہی تھی اور ان کے درمیان وسیع حوض کا صاف و شفاف پانی آئینے کی طرح قطب شاہوں کے آخری تعمیری کارنامے کو منعکس کر رہا تھا. کس قدر جلد یہ محل تیار ہو گیا. بادشاہ نے فاتحانہ انداز میں کہا, ہم بہت جلد انشاءاللہ اس میں منتقل ہو جائیں گے. مقرب خاص نے عرض کیا, حضور ان کے ناز سے ضرور محفوظ ہوں گے. عزیز طلبہ,
पढ़े गए इस इबारत में डॉक्टर जोर लिखते हैं कि बादशाह अबुल हसन तानाशाह अपनी मसरूफियत से फरागत के बाद नौ तामीर शुदा 4 महल के अतराफ होने वाले काम और काम के दौरान मजदूरों की जानिब से गाए जाने वाले नगमों के बारे में अपने उमरा से सवाल करते हैं। अबुल हसन तानाशाह की जिंदगी का वाकया बयान करते हुए लिखते हैं कि बादशाह अपनी जिंदगी के शबो रोज में मस्त था। उसने बड़ी आरजुओं से मूसा नदी के किनारे 4 महल तामीर करवाया था। खदीम महल के बालाखाने से वो 4 महल को देखकर खुश होता था और जल्द ही 4 महल में मुंतकिल होने का ख्वाहिशमंद था, यानी आरजूमंद था। डॉक्टर जोर ने इस इबारत में महल की खूब मंजर निगारी की। उस महल में मौजूद बादशाह की शान और वज़रा की मर्तबों को बयान किया। आगे की इबारत पढ़ते हैं। तुमको इन्हीं का ख्याल लगा हुआ है, बादशाह ने पलट कर कहा। अगर तुम्हारी ऐसी ही ख्वाहिश है तो कल उसके लिए इंतजाम कराओ। दूसरे रोज मूसा नदी के किनारे से 4 महल की सरबर फलक इमारत सरे शाम ही से अहले शहर की तमाशागाह बन जाती है। हर महराब मुनव्वर बना हुआ है। 4 महल के दरमियान का अजीमुशान हौज पानी से लबरेज है। उसके अतराफ रोशनी और आतिशबाजी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रंग बिरंग के कुमकुमों का अक्स मुतहर्रिक पानी में अजीब व दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है। हाउस की कुशादा सीढ़ियों के नजदीक एक सफेद बुराक कश्ती बादशाह के इंतजार में खड़ी है। उसके चारों तरफ चांदी के तख्ते मुड़े हुए हैं। हाथी दांत और सीपियों के नक्शो निगार हैं। चिरागों की शुआओं से जवाहरात का धोखा हो रहा है। हाउस के हर पहलू में चिरागों की कतारों के दरमियान धमिस करने वाली चाको चौबंद मजदूरनियां एक ही वजह के चाश का चुस्त लिबास पहनी परियों की तरह पर जमाए खड़ी। उन गरीबों की खुशकिस्मती पर महल की असीलें और कामाटिनें रश्क के दरिया में डूब रही हैं। आज उनकी बनाई है, क्योंकि बादशाह ताश के कीमती जोड़े के अलावा सीमोजर की एक थैली भी अता करने वाला है, और ये सब कुछ उनकी उम्र भर की कमाई से ज्यादा कीमती है। गोलकुंडे के मजदूर भी बड़े खुशकिस्मत थे। आगाज शबाब ही में शाही इमारतों की तामीर की बदौलत गैर मामूली इनाम और इकराम में इतना कमा लेते कि बरसों मजदूरी का नाम न लेते, और इस फारिगुल बाली का यह नतीजा होता कि तलाश करने पर भी मजदूर का मिलना दुश्वार हो जाता। इस इबारत में डॉक्टर जोर ने 4 महल की तामीर के बाद बादशाह की जानिब से महल में मुंतकली से कबल जश्न के एहतमाम करने का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि महल के दरमियान एक हौज था जो पानी से लबरेज था, और हौज में फव्वारे लगे हुए थे। सारे महल में रोशनियों का एहतमाम किया गया था, जिसके सबब हर तरफ रोशनी छाई गई थी। रंग बरंग कुमकुमों का अक्स पानी पर पड़ने से दिलफरेब मंजर दिखाई दे रहा था। महल के नजदीक बादशाह के लिए एक कश्ती सवारी के लिए रखी हुई थी। उस पर हाथी दांत और सीपियों के नक्शो निगार थे। महल में काम करने वाले कतार बनाए खड़े हुए थे, क्योंकि बादशाह उन्हें एजाज और इकराम से नवाजने वाला था। गोलकुंडा के मजदूर खुशकिस्मत थे कि उन्हें महलों की तामीर के दौरान काफी इनाम और इकराम मिला करता था। निसाबी किताब की आगे की इबारत पढ़ते हैं। जब इशा की नमाज खत्म हो गई और चिराग अपनी बहार दिखाने लगे तो बादशाह की आमद आमद की धूम मच गई। फराशों ने देखना शुरू किया कि कहीं फर्श पर तो कोई शिकन नहीं रहा है। मशलचियों ने रोशनी का एक और दफा जायजा लिया। आतिशबाजी वाले अपनी अपनी जगह बुतों की तरह इस्तादा हो गए, और ताश पहनी हुई शोख चालाक मजदूरनियां अपनी अपनी पोशाक और सज धज को दुरुस्त करने में मुनहमिक हो गई। वो इस वक्त खुशी व इम्बसात की वजह से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि बादशाह सलामत बनफ्स नफीस उनकी कारगुजारी मुलाहिजा करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इधर देवड़ी के सिपाहियों ने बाहर सलामी दी, और यहाँ साकित व सामित मजमा मुतहर्रिक हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि जादू के जोर से बेजान पुतलियों में जान आ गई है। किस्म किस्म की आतिशबाजी का छूटना, मजदूरियों का सुरीली आवाज में गाना, और हौज के अतराफ में धमिस करना
बैक वक्त शुरू हो गया और अभी बादशाह कश्ती में सवार न होने पाए थे कि आतिशबाजी के रंगारंग मसनूई दरख्त, जानवर, इंसान हरकत करने लगे। धमिस करने वालियों की बल खाती हुई कमरें और मस्ताना अंदाज में हरकत करने वाले पांव जेरो बम की अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। चिरागों और आतिशबाजी ने वो समा पेश कर दिया था कि नाचने वाली सरमस्त शबाब लड़कियों के जरतार लिबास कहकशां के मानिंद जगमगा रहे थे। उनकी सुरीली आवाज और थिरकती चाल कदम कदम पर बिजलियां गिरा रही थी। रोशनी के इनेकास में उनके जिस्म का एक एक अज़ू शाख तजल्ली तूर की तरह नजर आ रहा था और शुबा होता था कि आया ये इंसान है या इंसान नुमा नूर की पुतलियां है। हर दिल अजीज तानाशाह कश्ती में सवार दया महवियत में गर्क है। इस आलम सरखुशी में उसके पीर मुर्शिद की खानका से उसके जमाना फक्र फाका का एक लंगोटी यार चार महल के दरवाजे पर पहुंचता है। उमरा उस वक्त बादशाह के दरबार ऐश व इम्बसात में एक चीथड़े लगाए हुए दरवेश की बारियाबी क्यों कर पसंद कर सकते। पहरे के सिपाहियों ने उसको वहीं रोक लिया। दरवेश मानने वाला इंसान न था। आजादों को इस तरह की बंदिशें कब गवारा होती हैं। उसने वहीं से अपने पुराने यारगार को आवाज दी। अजीज तलबा, इस इबारत में डॉक्टर जोर कहते हैं कि ईशा की नमाज के बाद बादशाह बड़ी धूमधाम से महल में दाखिल होता है। बादशाह की आमद पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता है। सिपाहियों की जानिब से सलामी दी जाती है। मजदूर सुरीली आवाज में गीत गाते हैं। बादशाह कश्ती में बैठकर घूमने वाला था और वहां मौजूद लोग बादशाह की खिदमत में लगे थे। आतिशबाजी से चारों तरफ रोशनी छाई हुई थी। बादशाह कश्ती में सवार होकर चार महल की खूबसूरती का जायजा लेने में मगन था। उसी वक्त उसका पुराना दोस्त और लंगोटी यार चंदा शाह बादशाह के और उसके पीर मुर्शिद हजरत शाह राजू खत्ताल की जानिब से भेजे गए एक तोहफे को लेकर पहुंचता है। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उस वक्त जश्न जारी था और सिपाही उस गरीब को बादशाह के करीब जाने से रोक रहे थे। उसने वहीं से अपने पुराने यार बादशाह को तानेशाह कहकर आवाज दी। निसाबी किताब में आगे की इबारत पढ़ते हैं। दूर से तानेशाह की आवाज सुनकर बादशाह चौकन्ना हुआ। उसने ख्याल किया कि शायद एक लम्हे के लिए मेरी आंख लगी थी और मैंने ख्वाब में अपने कदीम साथी को पुकारते सुना, मगर उसको फिर वही आवाज सुनाई दी। अब जरपोश रक्स करने वालियों के नगमे, आतिशबाजी का शोर, बाजों की गूंज, गर्द हर जगह से उसको तानेशाह की आवाज निकलती हुई सुनाई देने लगी। उसने पलट कर देखा और उसके किनारे उमराए दरबार के दरमियान वाकई उसका पुराना दोस्त चंदा शाह उसको पुकार रहा है और वो सब उसको मना कर रहे हैं। बादशाह की कश्ती फौरन किनारे से आ लगी। फकीर उसमें कूद पड़ा। सारा मजमा उसका मुंह तकता रह गया। इस इबारत में डॉक्टर जोर लिखते हैं कि जब तानाशाह का दोस्त अपने पीर मुर्शिद के तोहफे को लेकर अपने बादशाह दोस्त से मुलाकात के लिए आया और सिपाहियों की जानिब से उसे रोकने के सबब जब चंदा शाह ने वहीं से तानाशाह को आवाज दी, तो बादशाह कश्ती में सवार होकर महल के नजारे में महव था। उसे एक लम्हे के लिए अंदाजा हुआ कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा है जिसमें उसका पुराना दोस्त उसे आवाज दे रहा था। जश्न की आवाजों के दरमियान एक मर्तबा फिर जब उसे अपने पुराने यार चंदाशाह की आवाज सुनाई दी, तो उसने पलट कर देखा कि वाकई उसका दोस्त चंदाशाह आया हुआ है और वो फौरी उससे मिलना चाहता है, जबकि सिपाही उसे मना कर रहे थे। इसी दौरान बादशाह की कश्ती किनारे तक पहुंच जाती है। उसका दोस्त जो फकीर लग रहा था, तो फौरी कश्ती में कूद पड़ा और लोग ये माजरा देखते ही रह गए। किताब की आगे की इबारत है। फकीर ने अपनी झोली से एक अनार निकाला और अपने कदीम दोस्त के आगे पेश करते हुए कहा, पीर व मुर्शिद ने भेजा है और हुक्म दिया है कि जहां कहीं पाऊं तुम्हें अनार सालिम का सालिम खिलाकर वापिस आओ। अबुल हसन कुतुब शाह एक मैले कुचले चीथड़े लगे हुए फकीर से बगलगीर होता है और अपने मुर्शिद के भेजे हुए अनार को सराखों पर रखकर उसमें से 5 दाने निकालता है, लेकिन उनको मुंह में डालने के बाद उसको मालूम हुआ कि अनार खट्टा है। थूक देने की मजाल न थी, मुश्किल से निकल गया, मगर फकीर उस पर चुप रहने वाला थोड़ा ही था। उसने मजबूर किया। बादशाह ने उसकी मुरब्बत और कदीम ताल्लुकात की बिना पर 5 दाने और खाए। फकीर ने फिर इसरार किया। बादशाह ने कहा, भाई तुम इसको यहाँ छोड़ जाओ, मैं फिर खाऊंगा। क्या कहा? तानाशाह ने पीरो मुर्शिद किबला की अदूल हुक्मी करो।
चंदा के साथ तुम इतने साल रहे हो, कभी मुझसे ऐसा गुनाह सरजद हुआ? तानिशाह और चंदा का आपस का मामला था, मुकर्रबान खास को भी दखल देने का यारा न था। आखिरकार तानिशाह ने कहा, मैं कब अदूल हुक्मी करने के लिए कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि उसको खा लूंगा, मगर इस वक्त तबीयत माइल नहीं है, किसी और वक्त। भाई मुझे तो ये हुक्म है कि इसी वक्त सब खिला दो, वरना वापिस ले आऊं। ये लो, इस वक्त तो ये 4 दाने और खा लो, हजरत किबला से इजाजत ले आता हूँ, फिर बकिया अनार बाद में खाने के लिए छोड़ा। इस इबारत में डॉक्टर जोर आगे लिखते हैं कि बादशाह से मुलाकात के लिए आने वाला चंदा शाह बादशाह की कश्ती में कूद कर बैठते ही अपनी झोली से एक अनार निकाला और अपने कदीम दोस्त तानाशाह के आगे पेश करते हुए कहा कि पीर मुर्शिद ने भेजा है और हुक्म दिया कि तुम जहां कहीं भी हो, तुमसे मिलो और तुम्हें यह अनार मुकम्मल खिला दो। अबुल हसन तानाशाह मैले कुचेले कपड़े पहने अपने यार से बगलगीर होता है, यानी गले मिलता है, और अपने मुर्शिद के भेजे हुए अनार को सर आंखों पर रखकर उसमें से 5 दाने मुंह में डालता है। उसे अनार खट्टा महसूस होता है और पीरो मुर्शिद के भेजे हुए अनार को चुप देने की मजाल नहीं थी। उसने बमुश्किल वो दाने निगल लिए। फकीर उसे मजीद दाने खिलाने की लगा तो बादशाह ने कहा, उसे रख दो, बाद में खा लूंगा। फकीर नहीं माना और कहा कि पीरो मुर्शिद ने तुम्हें सारा अनार खिलाने के लिए भेजा है, मैं पीरो मुर्शिद की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये कहने पर बादशाह फिर 5 दाने खाता है। फकीर के मजीद इसरार पर तानाशाह मजीद 4 दाने खाता है। चंदशाह कहता है कि ठीक है, मैं हजरत से पूछूंगा कि अनार बाद में खाने की इजाजत है या नहीं। अजीज तालिबात, आगे की इबारत पढ़ते हैं। फकीर शाहराजू साहब की बारगाह में एक आदमी पहुंच गया। क्या तानाशाह ने पूरा अनार खा लिया? पीरो मुर्शिद ने चंदाशाह को देखते ही आवाज दी, जी जी हुजूर, तबीयत अच्छी न थी, चंद दाने खाने हैं और कहा कि बाद में खा लूंगा। इजाजत हो तो ये अनार उसके यहां रखा। चंदा शाह ने कांपते हुए अर्ज किया, आखिर कितने दाने खाए कमबख्त ने? मुर्शिद ने डांट कर पूछा, जी 5, 5, 4, 14 दाने खाए। अफसोस, मुर्शिद की जबान से अंदोहनाक लहजे में निकला, उसकी किस्मत में 14 साल ही की बादशाहत थी। इस इबारत में चंदा शाह अनार से मुताल्लिक ये पूछने के लिए कि क्या अनार रखकर बाद में खा सकते हैं, अपने पीरो मुर्शिद के पास आता है। पीरो मुर्शिद ने चंदा शाह को देखते ही आवाज दी और पूछा कि क्या तानाशाह ने पूरा अनार खा लिया? फकीर ने घबराते हुए कहा कि बादशाह की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने चंद दाने खाए हैं और इजाजत तलब की है कि बाकी दाने बाद में खाएगा। बुजुर्ग ने गुस्से से दरियाफ्त किया कि कमबख्त ने आखिर कितने दाने खाए? तब चंदा शाह कांपते हुए कहता है कि जी 5, 5, 4, 14 दाने खाए हैं। बुजुर्ग ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उसकी किस्मत में 14 साल की बादशाहत लिखी हुई थी। अजीज तलबा और तालिबात, ये निसाबी किताब का सबक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इस अफसाने के मरकजी ख्याल की तरफ जाते हैं। इस अफसाने में डॉक्टर जोर ने दक्कन के बादशाह अबुल हसन तानाशाह की जिंदगी का एक वाकया बयान किया है, जिसमें उसके बुजुर्ग हजरत शाह राजू कत्ताल की जानिब से उसे एक अनार खाने के लिए भेजने का जिक्र है। अनार खट्टे होने के सबब वो सिर्फ 5 दाने ही खाता और बुजुर्ग अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि उसकी किस्मत में 14 साल की हुकूमत लिखी हुई है। अजीज तलबा और तालिबात, ये उस दौर के बुजुर्गों का मामला था कि वक्त के बादशाह भी अपने बुजुर्गों का एहतराम करते थे। इस अफसाने से मालूम हुआ कि अगर बादशाह अपने बुजुर्ग की जानिब से भेजे गए अनार के ज्यादा दाने खाता तो उसकी किस्मत में ज्यादा साल की हुकूमत लिखी होती। बहरहाल तकदीर में उसकी जितने साल हुकूमत थी, उसने उतने ही दाने खाए। इस अफसाने से उस दौर की शाही जिंदगी और बुजुर्गान दीन की करामात का इजहार होता है। अजीज तलबा व तालिबात, डॉक्टर जोर ने
इस अफसाने में अबुल हसन तानाशाह और चंदशाह और उन दोनों के पीर मुर्शिद हजरत शाह राजू खत्ताल की एक किरदार को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। और इस वाक़े में मंजर निगारी बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी डॉक्टर ज़ोर ने। इसके बाद इस सबक के अंदर जो सवालात हैं वो सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहले बिट में 10 सत्रों में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अनार के 14 दाने किसने किसको खिलाए, इससे मुताल्लिक वाक़े को बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, अफसाना अनार के 14 दाने का खुलासा तहरीर कीजिए। तीसरा सवाल है, डॉक्टर ज़ोर के बारे में आप क्या जानते हैं। बिट नंबर 2 में इबारत फहमी है। इस इबारत को आप निसाबी किताब मेयार अदब उर्दू में 131वें सफ़े पर देख सकते हैं। पूरी इबारत पढ़ने के बाद उस इबारत में से जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात दें। आसिफ जाही हुकूमत की बुनियाद किसने रखी? आसिफ जाही खानदान ने कितने बरसों तक दक्कन पर हुकूमत की? उर्दू को रियासत की सरकारी जबान का ऐलान किस बादशाह ने किया? आसिफ जाह साबे किस हुक्मरान को कहते हैं? उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जरिए तालीम क्या था? ये इबारत फहमी के सवालात हैं। तो आपको इबारत पढ़ना है, पढ़कर उस इबारत को समझना है और उसी इबारत से जो सवालात किए जा रहे हैं आपको दरमियान में उसमें ही आपको जो है जवाबात उस इबारत को पढ़ने पर आपको मिल जाएंगे। उन सवालात के जवाबात जो इबारत फहमी के 5 सवालात हैं, 5 सवालात के जवाबात भी आपको देना है। ये था अफसाना अनार के 14 दाने, जो डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर इसके मुसन्निफ हैं, जिसका सबक आपके सामने पेश किया गया और उसे सवालात भी पेश किए गए।